नमस्कार दोस्तों। आज का पाठ है पाठ नंबर 13 पोस्ट मास्टर। ये पाठ रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म सन 1861 में कलकत्ता में हुआ था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले और इकलौते भारतीय हैं। इनकी रचनाओं में देश प्रेम, मानवता, विश्व बंधुत्व के स्वर मुख्य रूप से उभरे हैं। गीतांजलि, गोरा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत का राष्ट्रगान जन मन गण इन्हीं की रचना है। रविंद्र संगीत और शांति निकेतन जैसे शिक्षण संस्थान भी इन्होंने स्थापित किया। सन 1941 में रविंद्र जी का निधन हो गया। ये जो पाठ है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1861 में हुआ था। ये पहले भारतीय थे जिनको हिंदी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। भारत का राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा है। आइए अब ये पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ में हमें किस बारे में पढ़ाया जाएगा। हमें अपने समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपितु अपनी रुचि के अनुसार कुछ कार्य करते रहना चाहिए। पोस्टमास्टर एक ऐसी कहानी है जो ग्रामीण अवस्था का चित्रण करती है। एक पोस्टमास्टर गांव में सुख सुविधाओं से भरी अपनी कल्पनाओं में जीता है। साथ ही एक छोटी बालिका जो आयु में बहुत छोटी है परंतु पोस्टमास्टर का किस प्रकार ध्यान रखती है, आइए कहानी पढ़कर जानें। ये जो कहानी है एक पोस्टमास्टर की है जो कि अपनी कल्पनाओं में एक गांव की सुख सुविधाओं को अपनी कल्पनाओं में ये जीता है कि एक गांव जो है वो बहुत सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहता है। दूसरा, ये कहानी में एक बहुत छोटी बच्ची है जो कि पोस्टमास्टर का उनकी बीमारी के समय ध्यान रखती है। पोस्टमास्टर की पहली पोस्टिंग उलापुर गांव में हुई थी। उलापुर गांव बहुत ही छोटा सा गांव था। पोस्टमास्टर कलकत्ता का रहने वाला था। गांव के किनारे पर खपरेल की छत के एक छोटे से अंधेरे कमरे में उसका दफ्तर था। पोस्टमास्टर को जो ट्रांसफर होने के बाद जो उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी, जो जहां उन्हें भेजा गया था काम करने के लिए, वो था उलापुर गांव। उलापुर गांव एक बहुत छोटा सा गांव था जो जो बल्कि पोस्टमास्टर जो थे वो कलकत्ता के रहने वाले थे और जो उनका ऑफिस था वो एक खपरेल की छत का था, जिसमें एक छोटा सा कमरा था जहां पर बहुत अंधेरा था। वैसे ही एक अलग कमरे में मुंशी व अन्य कर्मचारी बैठते थे। उस जगह के सामने ही एक छोटा सा तालाब था और उसके बाद जंगल या खेत। ऐसा ही एक कमरा मुंशी और दूसरे कर्मचारियों को दिया गया था और उस दफ्तर के सामने एक छोटा सा तालाब था और फिर आगे जंगल या खेत। आसपास ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे। ऐसे में भला कलकत्ता से आए उस पोस्टमास्टर का मन कैसे लगता, क्योंकि वहां पर ज्यादातर सुनसान था, आसपास ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। तो वहां पर पोस्टमास्टर जो कलकत्ता से आए थे उनका वहां पर मन कैसे लगता। उसकी हालत तो नदी से निकालकर किनारे पर डाली गई मछली जैसी हो रही थी। पोस्टमास्टर की हालत ऐसी थी कि उनको नदी जहां पर उसे एक मछली को सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, अब उन्हें उसे वहां से निकालकर एक अलग जगह पर बाहर निकालकर फेंक दिया था, क्योंकि वहां पर उन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी और एक बहुत छोटा सा दफ्तर मिला था काम करने के लिए। कैसी जगह है, फिर भी उसका मिजाज कुछ अलग ही था। लोगों से अधिक मिलना जुलना उसे पसंद नहीं था। इस बात पर पोस्टमास्टर को गुस्सा भी था और ज्यादा लोगों से वो मिलना जुलना भी नहीं चाहते थे। कार्यालय में काम भी कुछ अधिक नहीं था। छोटा सा गांव, कम काम। आखिर खाली समय कैसे गुजरे, इसका उपाय उसने ये किया कि खाली समय में कविताएं लिखने की चेष्टा करता था या फिर कल्पना करता कि यहाँ के वृक्षादि रेत कर यहाँ तक पक्की इमारत बनी होती जिसमें कार्यालय जैसी सभी सुख सुविधाएं होती। वह अपनी कल्पना का पोस्ट ऑफिस बनाता रहता। क्योंकि बहुत छोटा सा गांव था तो उनके ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, तो वो खाली टाइम कैसे गुजारें, तो इसलिए उन्होंने अपना जो खाली समय था वो कविताएं लिखने में शुरू किया। और बाद में वो कल्पना करते थे कि अगर यहाँ के वृक्ष वगैरह रेत कर मतलब काट कर, यहाँ के अगर वृक्ष वगैरह काट कर वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी जाए होती तो जिसमें सारी सुख सुविधाएं होती तो बहुत अच्छा होता। ऐसे ही वो काल्पनिक अपना काल्पनिक सोच बनाते रहते थे कि हाँ, जिसमें लेखक ने कहा है कल्पना का पोस्ट ऑफिस, मतलब वो अपना काल्पनिक पोस्ट ऑफिस जो एक्चुअल में रियलिटी में नहीं था, असलियत में नहीं था, वो उसको बनाते रहते थे, अपने सपनों में ही बनाते रहते थे।
उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, स्वयं ही खाना बनाना पड़ता था। वैसे तो घर के ऊपर कामकाज के लिए गाँव की एक अनाथ बालिका को रखा हुआ था, उसे थोड़ा बहुत खर्चा खाना मिल जाता था। उसका नाम रत्न था, आयु यही कोई 12-13 वर्ष होगी। पोस्टमास्टर की जो सैलरी थी, तनख्वाह मतलब सैलरी जो थी बहुत कम थी, और उनको खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था। ऊपर के कामकाज के लिए उन्होंने गांव में एक अनाथ लड़की थी जिसका नाम रत्न था उसको उन्होंने रखा हुआ था, और उसको वो थोड़ा बहुत खर्चा और खाना दे देते थे। शाम के समय जब सूरज ढलता और गांव के घरों से धुआं उठने लगता, वृक्ष दैत्य सरीखे दिखने लगते, इधर उधर की पहाड़ियों में छिपे झिंगुर गुनगुनाने लगते, तब वह भी कमरे के कोने की दीवार में बने आले में मरियल सी लौ वाला दिया जला देता। जब शाम होती थी और सूरज ढल जाता था और चारों तरफ अंधेरा छाया जाता था, तो गांव के घरों से धुआं उठने लगता था। धुआं मतलब गांव के घरों में खाना पकता था, तो चूल्हा जलता था, उससे धुआं उठता था, और जो वो रोशनी के लिए कोई भी आग जलाते थे उससे भी धुआं उठता था। वृक्ष दैत्य सरीखे दिखने लगते, मतलब जो उतने भी पेड़ थे वो ऐसे प्रतीत होते थे अंधेरे में जैसे राक्षस खड़े हों, और इधर उधर पहाड़ियों में छिपे हुए झिंगुर गुनगुनाने लगते। तो तब पोस्टमास्टर भी अपने कमरे की एक दीवार में एक छोटा सा दिया जला देता। फिर उस बालिका को पुकारता रतन। अब फिर जो उन्होंने एक बालिका को रखा हुआ था जिसका नाम रतन था, उसे पुकारते थे। रतन बुलावे की प्रतीक्षा में दरवाजे पर ही बैठी रहती थी। वहीं से पूछती, बाबूजी बुला रहे हैं क्या? क्या कर रही है? सोचती हूँ अंगीठी जला दूं। आपने रसोई रतन इंतजार में बैठी रहती थी कि कब बाबूजी बुलाएं। रतन ने कहा, बाबूजी बुला रहे हैं क्या? तो पोस्टमास्टर ने उनसे पूछा, क्या कर रही है? तो रतन ने कहा, मैं सोच रही हूँ अंगीठी जला दूं। पोस्टमास्टर उसकी बात पूरी नहीं होने देते, बीच में काटकर हुक्म सुना देते, रसोई का काम बाद में, पहले हुक्का ले आ। तो पोस्टमास्टर उससे कहते, सारा काम बात छोड़कर पहले मेरे लिए हुक्का ले आ। वह मुंह बिचकाकर चली जाती और कुछ देर बाद ही हुक्के की चिलम को फूंक मारती ले आती। उस दिन हुक्का लेकर उसने अकारण ही पूछ लिया, अच्छा रतन, तुझे माँ की याद आती है? साहब, वह तो बहुत लंबी बातें हैं, कुछ याद है कुछ याद नहीं। पोस्टमास्टर के कहने पे रतन हुक्का ले आती, चिलम को फूंक मारती हुई ले आती। और उस दिन जब रतन उनके पास बैठी थी, पोस्टमास्टर के पास, तो पोस्टमास्टर ने रतन से पूछा कि क्या तुझे अपनी माँ की याद आती है? तो रतन ने कहा कि मेरे को कुछ याद है और कुछ नहीं याद है। बहुत पुरानी बात है, क्योंकि मुझे उनकी कुछ बातें याद हैं, कुछ बातें नहीं याद हैं। माँ से बाप मुझे ज़्यादा प्यार करता था, बाप की कुछ कुछ बातें याद हैं। रोजाना काफ़ी मेहनत करने के बाद शाम को वह घर लौट आता था। इतनी बातें कहते कहते वह पोस्टमास्टर के पैर के पास फर्श पर बैठ गई। फिर रतन ने कहा कि माँ से ज़्यादा मुझे अपने पिता की बातें ज़्यादा याद हैं, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे, और रोजाना वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, पर फिर वो शाम को घर आते थे। और ये कहकर रतन वहीं पर उनके पास ज़मीन पर बैठ गई। फिर से उसे याद आने लगा कि उसका एक छोटा भाई था। बरसात के दिनों में दोनों पेड़ की टूटी डाल को छिप बनाकर मछली पकड़ने का खेल खेलते थे। फिर उसे याद आया कि वो अपने छोटे भाई के साथ जो पेड़ की छोटी टूटी हुई डाल या टहनी होती है, उससे वो एक कांटा बनाते थे जिससे वो मछली पकड़ सके। बातें तो बहुत हैं, मगर यही घटना ना जाने मुझे क्यों बार बार परेशान करती है, रतन ने आगे कहा। इस प्रकार की बातें जब होती तो बातों में ही रात हो जाती। जब रात ढल जाती तो पोस्टमास्टर का खाना बनाने की इच्छा नहीं होती थी। सुबह की बनी सब्जी रहती थी। रतन अंगीठी जलाकर 2-4 रोटियां पका लाती और उसी में दोनों के रात का खाना हो जाता था। जब कभी वो इस तरीके की बातें करने बैठ जाते थे तो पोस्टमास्टर का खाना बनाने का मन नहीं करता था, तो जो सुबह की सब्जी होती थी, रतन उसके साथ ही 2-3 रोटियां बना लेती थी, जिससे दोनों खा लेते थे। किसी किसी दिन शाम को चबूतरे के कोने में बनी चौकी पर बैठे पोस्टमास्टर भी अपने घर की बातें सुनाते। छोटा भाई, माँ बहन की बातें, यहाँ अकेले बैठे जिनकी सोच में मैं परेशान होता था उनकी बातें। ये बातें प्राय मन को पीड़ा ही देती थी। वे वे बातें एक अनपढ़ छोटी सी बालिका से कहा करते थे। कोई अस्वाभाविक नहीं अनुभव होता। किसी किसी दिन पोस्टमास्टर जी भी शाम को अपने चबूतरे पे बैठ के रतन से बातें करते थे अपने परिवार के बारे में।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि बातचीत के समय बालिका उनके घर के लोगों को माँ, जीजी, भैया कहकर पुकारती थी, मानो वह शुरू से ही उन्हें जानती थी। यहाँ तक कि उसके छोटे से हृदय पर भी उसकी काल्पनिक तस्वीरें अंकित हो गई। जब वो लोग बातें करते थे, तो वो लोग इतने अपनेपन से बातें करते थे कि जो छोटी बालिका थी रतन, वो पोस्टमास्टर के जो घरवाले थे, उनको जीजी भैया कहकर पुकारने लगी, जैसे वो बहुत पहले से उन्हें जानती हो। और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उसके छोटे से दिल में उन लोगों की उसने अपने आप ही एक काल्पनिक तस्वीरें बना ली हों कि वो ऐसे दिखते हैं या ऐसे दिखते हैं। एक दिन पोस्टमास्टर के पास कोई काम नहीं था। बारिश होने के बाद मौसम बेहद सुहावना हो गया था। पोस्टमास्टर उस सुहावने दृश्य को देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश इस वक्त कोई अपना विशेष जन पास में रहता। पोस्टमास्टर ने लंबी सांस लेकर पुकारा, अरे रतन। एक दिन जब बहुत मौसम सुहाना था बारिश के कारण और उनके पास कोई भी अपना नहीं था, तो उनको अपनों की कमी महसूस हो रही थी। तभी उन्होंने रतन को पुकारा। उस वक्त रतन अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाकर अमरूद खाने में व्यस्त थी। मालिक की आवाज सुनते ही दौड़कर आई और हाफते हुए बोली, बाबूजी बुला रहे हो। तब रतन अमरूद खा रही थी, तो उस आवाज सुनते ही वो अंदर आ गई। तुझे मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, कहकर उसने उसे तमाम दोपहर कच्चा कायदा पढ़ना सिखाते रहे। कुछ ही दिनों में रतन उसे पढ़ने में निपुण हो गई। तब पोस्टमास्टर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखा देता हूँ। और कच्चा कायदा मतलब इतना पढ़ना लिखना कि वो कुछ भी पढ़ मतलब अपने लायक पढ़ पढ़ लिख सके, शब्दों को पहचान सके और उसे पढ़ सके। सावन के महीने में बरसात का क्रम जारी रहा। नदी, नाले, पोखर, नहर लबालब भर गए। रात दिन मेंढकों की टर्टर और पानी गिरने की आवाज सुनाई देती। कीचड़ पानी भरे गांव के रास्तों पर लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया था। गांव में हाट बाजार जाना पड़ता था। सावन के महीने में बारिश लगातार होती रही, जिस कारण नदी, नाले, पोखर, नहर ये सब भर गए। रात दिन मेंढक टटराते रहते थे। यहाँ पर मेन वर्षा ऋतु के बाद जो दृश्य होता है उसको दर्शाया गया है। एक दिन सवेरे से ही घटाएं छाई हुई थी। रतन काफी देर से द्वार पर बैठी बुलावे की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु रोज की तरह बुलावा ना पाकर वह कॉपी किताब लिए धीरे धीरे कमरे में जा घुसी। पोस्टमास्टर चुपचाप चारपाई पर लेटे हुए हैं, शायद आराम कर रहे हैं। एक दिन सवेरे से ही बादल छाए हुए थे और जो रतन थी वो बाहर बैठकर पोस्टमास्टर के बुलावे की इंतजार कर रही थी। पर जब बहुत देर तक आवाज नहीं आई, तो वो अंदर कॉपी किताब लेकर चली गई। तब उसने देखा कि पोस्टमास्टर जो हैं वो आराम से चारपाई पर लेटे हैं। यही सोचकर बिना कोई आवाज किए कमरे में से बाहर जाने को हुई, तो अचानक पोस्टमास्टर की आवाज सुनाई दी, रतन। वह फौरन पलटकर उसके नजदीक पहुंची और तनिक चिंतित स्वर से पूछा, क्यों भाई साहब, सो गए थे क्या? जब वो कमरे से बाहर जाने लगी कि यह सोचकर कि रतन जो पोस्टमास्टर साहब हैं वो सो रहे हैं, तब पोस्टमास्टर ने उसे आवाज दी, उसके नाम से पुकारा, तो उसने फौरन पलटकर उनके पास पहुंची और कहा कि आप सो रहे थे क्या? पोस्टमास्टर ने दबी आवाज में कहा, ऐसा मालूम होता है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जरा मेरे बदन को हाथ से छूकर देखो। पोस्टमास्टर ने कहा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मुझे बुखार है। ऐसी नीरस वातावरण में उसका मन हो रहा था कि कोई उसकी सेवा टहल करे। नीरस वातावरण मतलब उदास वातावरण में पोस्टमास्टर का मन हो रहा था कि कोई उसको पास आके बैठे, उससे बात करे, उसकी सेवा करे, कोई प्यार से, स्नेह और अपनेपन से उसके माथे पर हाथ रखे। उसने यही सोचकर एक गहरी सांस ली कि काश ऐसे कठिन समय में उसकी माँ या बहन उसके पास होती। और यही सोचकर उन्होंने सोचा कि काश इस कठिन समय में उनकी माँ या उनकी बहन उनके पास होती। अब वह मासूम बालिका रतन बालिका न रही, उसमें माँ के स्वाभाविक गुण उत्पन्न हो गए। वह फौरन गांव में जाकर हकीम को बुला लाई। अब वो जो छोटी सी लड़की थी रतन, उसके अंदर अचानक से माँ के स्वाभाविक गुण आ गए और वो माँ की तरह ही पोस्टमास्टर की देखभाल करने लगी। वो फौरन गांव में जाकर हकीम मतलब डॉक्टर को बुला लाई। फिर सारी रात सेवा में लगी रही, नियत समय पर दवा देती, सारी रात उसके सिरहाने बैठी रही और स्वयं की पथ्य की तैयारी की और सही टाइम पर उन्हें दवा देती रही। रात भर उनके सर के पास बैठी रही और अपने पढ़ने की पथ्य मतलब पढ़ने लिखने की भी तैयारी की। रात भर में सैकड़ों बार पूछती रही, भाई साहब कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? रात को वो बार बार पोस्टमास्टर से पूछती रहती कि अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आपको सही लग रहा है या नहीं। पोस्टमास्टर को बिस्तर से उठकर बैठने में काफी दिन लग गए। जब बिस्तर से उठे तो शरीर बिल्कुल बेजान सा था,
मगर इस बीमारी ने उन्हें ये फैसला लेने पर विवश कर दिया कि किसी प्रकार यहाँ से तबादला करवाना ही होगा। पोस्टमास्टर को सही होने में काफ़ी दिन लग गए और उठने के बाद उनको इतनी कमज़ोरी थी जिसलिए उनको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि यहाँ पर तबादला करवाना ही होगा, यहाँ से उन्हें ट्रांसफ़र लेना ही होगा। और उसी दिन बीमारी का उल्लेख करते हुए पोस्टमास्टर ने कलकत्ते में अफसर के पास तबादले की प्रार्थना की दरखास्त दी। और उसी दिन पोस्टमास्टर ने अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कलकत्ता में जो अफसर थे उनके पास एक रिक्वेस्ट भेजी जिससे कि उनका तबादला यहाँ से कर दिया जाए। रोगी की सेवा पूरी करके रतन फिर कमरे के बाहर अपनी जगह पर रहने लगी, परंतु पहले की तरह अब उसके पास बुलावा नहीं आता था। बीच बीच में वह झांकते हुए भीतर भी देख लेती थी। तब पोस्टमास्टर बहुत ही उदासीन होकर कभी चारपाई पर लेटे दिखाई देते, कभी बैठे। जब पोस्टमास्टर जो थे वो बीमार थे तब रतन ने उनकी पूरी सेवा की, और जब वो सही हो गए थे तो रतन जो है अब कमरे के बाहर जाकर फिर से बाहर जाकर प्रतीक्षा करने लगी। पर पहले की तरह उसके पास बुलावा नहीं आता था। वो बीच बीच में झाँक कर देख लेती थी, पर पोस्टमास्टर उसे कभी लेटे हुए दिखते या फिर कभी बैठे हुए। शब्दार्थ: दफ्तर, ऑफिस, दैत्य, दानव या राक्षस, बरसात, बारिश, काल्पनिक, मनगढ़ंत, तमाम, सारे, बहुत सारे, प्रतीक्षा, इंतजार, तनख्वाह, वेतन, झिंगुर, एक मकौड़ा, पीड़ा, मुसीबत, अंकित, दर्शाना, क्रम, सिलसिला, तनिक, थोड़ा, नीरस, बेजान, नियत, निर्धारित, सीमित, दरखास्त, प्रार्थना, पथ्य, भोजन, हकीम, डॉक्टर, विवश, मजबूर होना, भीतर, अंदर, नियत, निश्चित। पढ़ने का कौशल: शब्दों का उच्चारण कीजिए। ग्रामीण, कल्पना, दफ्तर, पोस्टमास्टर। मिजाज: तनख्वाह, चबूतरा, सुहावना। प्रतीक्षा, अचानक, नीरस और बिस्तर। पाठ ज्ञान: सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कहानी पोस्टमास्टर डैश अवस्था का चित्रण करती है। पोस्टमास्टर ग्रामीण अवस्था, गांव में कैसी अवस्था होती है उसका चित्रण करती है। पोस्टमास्टर की पोस्टिंग कौन से गांव में हुई थी? पोस्टमास्टर की पोस्टिंग उलालपुर में हुई थी। पोस्टमास्टर कहाँ का रहने वाला था? पोस्टमास्टर कोलकाता का रहने वाला था। पोस्टमास्टर गांव में अकेला ही रहता था। रतन की आयु कितनी थी? रतन की आयु 12-13 वर्ष थी। किसने कहा? सोचती हूँ अंगूठी जला दूं, आपने रसोई। ये किसने कहा था? ये रतन ने कहा था। अच्छा रतन, तुम्हें माँ की याद आती है? ये कहा था पोस्टमास्टर ने। तुझे मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, ये भी पोस्टमास्टर ने कहा था। क्यों भाई साहब, सो गए थे क्या? ये रतन ने कहा था। ऐसा मालूम होता है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जरा मेरे बदन को हाथ से छूकर देखो तो, ये पोस्टमास्टर ने कहा था। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पोस्टमास्टर की पहली पोस्टिंग उलालपुर गांव में हुई थी। उसका नाम रतन था। उसके छोटे से हृदय पर उसकी काल्पनिक तस्वीरें अंकित हो गई थी। सावन के महीने में बरसात का क्रम जारी रहा। पोस्टमास्टर ने कोलकाता में अफसर के पास तबादले की प्रार्थना की दरख्वास्त दे दी। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, वह अपनी कल्पना का पोस्ट ऑफिस बनाता रहता। वह अपनी कल्पना का पोस्ट ऑफिस बनाता रहता का अर्थ है कि जो चीज असलियत में नहीं थी, असली दुनिया में नहीं थी, वह काल्पनिक सपने में ही वो चीज सोचता रहता। वृक्ष दैत्य सरीखे दिखने लगते, मतलब अंधेरे में जो पेड़ थे वो राक्षस के समान दिखते थे। अब वह मासूम बालिका रत्न बालिका ना रही। जो मासूम बालिका 12-13 साल की जो छोटी सी लड़की थी, अब
वह पोस्टमास्टर की देखभाल किस तरीके से कर रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पोस्टमास्टर का दफ्तर कैसा था? पोस्टमास्टर जो है एक छोटे से, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, गांव के किनारे पर खपरेल की छत के छोटे से अंधेरे कमरे में उनका दफ्तर था, जहां पर बहुत अंधेरा था। उस जगह के सामने एक छोटा सा तालाब था और उसके बाद जंगल या खेत। ये आप यहां तक लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, पोस्टमास्टर का कामकाज कौन करता था? पोस्टमास्टर का कामकाज रतन नाम की 12-13 वर्ष की बालिका करती थी। रतन ने अपने परिवार के बारे में क्या बताया? रतन ने अपने परिवार के बारे में बताया कि उसे माँ के बारे में कुछ याद नहीं है और माँ से ज़्यादा उसके पिता बहुत प्यार करते थे। रोजाना बहुत मेहनत के करने के बाद वो शाम को वापस आ जाते थे और उसका एक छोटा भाई था। जब बरसात के दिनों में वो पेड़ की टहनी से कांटा बनाकर मछलियों को पकड़ने का खेल खेलते थे। बरसात के दिनों में गांव में क्या परिवर्तन आता? बरसात के दिनों में गांव में नदी नाले पोखर सब पानी से लबालब भर जाते थे। रात दिन मेंढकों की टर्टर और पानी गिरने की आवाज़ें सुनाई देती। कीचड़ पानी भरे गांव के रास्तों पर लोगों का आना जाना बंद हो जाता था और गांव में हाट बाजार जाना पड़ता था। प्रश्न नंबर 5, रतन पोस्टमास्टर का ख्याल कैसे रखती? रतन पोस्टमास्टर का ख्याल एक माँ की तरह रखती। वह नियत समय पर उन्हें दवाई देती, रात भर उनके सिरहाने बैठी रहती और स्वयं के भोजन की तैयारी करती। रात भर वो सैकड़ों बार पूछती रहती, भाई साहब कुछ अच्छा महसूस कर रहे हो या नहीं। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।